नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अमृता जोरी जी, सतर्क नागरिक संगठन की एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अमृता जोरी जी आपका। और आज हम एक गंभीर मुद्दे पर और एक दुखदाई मौके पर बात कर रहे हैं। जगदीप छोकर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। कल ये सूचना हमें सुबह मिली करीब 9 साढ़े 9 बजे और ये रात को 2 ढाई बजे हृदय गति के रुक जाने से उनकी जो है मृत्यु हुई। और भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। अपनी मृत्यु में भी उन्होंने लोगों के बारे में सोचा और अपने शरीर को, अपने पार्थिव शरीर को उन्होंने शोध के लिए दान कर दिया, मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया। और उन्होंने अंतिम संस्कार कहा कि मेरा नहीं होना चाहिए। ये एक महान व्यक्ति की सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से वो ताउम्र अपना काम करते रहे, सामाजिक कार्यों में लगे रहे और जब वो गए तब भी समाज के लिए काम आए। तो मेरा आपसे इंट्रोडक्शन जगदीप छोकर साहब के साथ है, तो मैंने कहा आपसे बढ़िया कौन हो सकता है जो, क्योंकि हम दोनों एक ही मीटिंग में बैठे थे जब ईवीएम पर बात चल रही थी और तमाम किसान नेता भी और सिविल सोसाइटी के लोग भी वहाँ आए थे। मेरी पहली मुलाकात आपकी जगदीप छोकर साहब से के थ्रू हुई थी, उन्होंने ही आपको बुलाया था उस मीटिंग में। तो मुझे वो दिन आज भी याद है। और जगदीप छोकर साहब को समेटना 10-15 मिनट में कोई आसान बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा नामुमकिन है। पर उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों को, कुछ चीज़ों को हम हाइलाइट भी कर सकें, तो ये हमारे लिए एक गौरव का विषय होगा। क्योंकि हम लोग तो उनका 10% भी नहीं है, मैं कहता हूँ 1% भी नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, हरियाणा के हिसार से आए वो, रोहतक में उनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ, फिर दिल्ली आए, रेलवेज में रहे, मुझे बताया उन्होंने, मैं रेलवेज में था। और फिर वो पढ़ाई करने दोबारा यूनिवर्सिटी जाते हैं अमेरिका और वापस आते हैं, तो फिर वो आईआईएम में पढ़ाते हैं अहमदाबाद में, फिर डीन भी बनते हैं उस इंस्टीट्यूट के। और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट के बाद वापस दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली में वो और उनके साथ 2 और लोगों ने एडीआर बनाया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिन्होंने आगे चलकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट से करवाए और बहुत सारे सवाल, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमारी पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, उस पर सवाल उठाए। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लोगों को किस तरीके से हम अ, अपना उनके अधिकारों की लड़ाई, ये उनका जो था वो प्राइमरी मोटिव था। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ उनके, आप उनसे ज़्यादा साल से जुड़ी हैं मेरे से, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपका तारुफ उनके साथ कैसे हुआ और आप किन-किन मुद्दों पर उनके साथ आपने काम किया? अमृता जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आत्मजीत जी। और बहुत ही उदासी का समय है क्योंकि एक्चुअली जगदीप जी बिल्कुल एक वॉरियर थे फॉर डेमोक्रेसी। कोई भी बड़ा मुद्दा होता था देश के सामने, खास करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मुद्दों को लेके, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को लेके, तो वो बिल्कुल फ्रंट रो में आके सामने से लड़ते थे। और मैं तो ये बहुत अपने एक प्रिविलेज मानती हूँ कि पिछले 20 सालों में मुझे कई मौके मिले जगदीप जी के साथ क्लोजली काम करने के लिए। तो जो एडीआर की जो पूरी जर्नी रही है, जिसमें कि जगदीप जी वाज प्लेइंग एब्सोल्युटली लीडिंग रोल, तो सबसे जो लैंडमार्क केस जो एक शुरू में ही आया था एडीआर का, वो था कि वोटर्स का राइट टू नो को लेके, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बोला कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एमएलए और एमपी इलेक्शन लड़ते हैं, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स और साथ साथ कि उनके खिलाफ क्या क्या क्रिमिनल केसेस हैं, ये सारी चीजें कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट पे डालनी चाहिए और ये एफिडेविट लोगों के सामने रखना चाहिए, जिससे कि लोगों की इंफॉर्म्ड वोटिंग हो पाए। सुप्रीम कोर्ट में जीत भी हासिल हुई एडीआर को, लेकिन उसके बाद उस समय की सरकार फटाफट एक नया लेजिस्लेशन ले आई जिससे कि पूरा का ये पूरा जो जजमेंट है ये अंडू हो जाए। इसके अगेंस्ट फिर से एडीआर सुप्रीम कोर्ट गई और फिर से जीत हासिल हुई। और जो हम आजकल हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये सारी जानकारी बाहर निकल के आती है। फॉर दैट वी हैव टू बी थैंकफुल टू एडीआर एंड पीपल लाइक जगदीप जी, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और ये इंश्योर करा कि कम से कम ये जानकारी तो सामने आए। बहुत समय तक वो बहुत कंसर्न थे कि किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन बढ़े जा रहा है
पॉलिटिक्स में जो दबंग टाइप के लोग हैं वो नेता बनते हैं, बहुत मिसयूज करते हैं अपने ऑफिस का, अपने इनरिचमेंट के लिए काम करते हैं और जनहित में काम नहीं करते। उसके बाद कुछ सालों के बाद एक और जरूरी केस एडीआर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लेके गए थे, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, यानी कि पीपल शुड बी एबल टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशंस टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। और जीत हासिल होने के बावजूद असलियत ये है कि 2013 में वो सीआईसी का जो आदेश था वो आया था, आज हम 2025 में बैठे हैं, 12 साल के बाद भी वो सीआईसी का आदेश जो है वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। तो इनफैक्ट एडीआर का अभी भी एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे याद है कि जब ये सीआईसी का ऑर्डर आया था, इसके एकदम बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो वैसे कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल आपस में काम नहीं कर सकते, लेकिन उस समय दोनों मिलकर एक बिल ले आए पार्लियामेंट में, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के दायरे में बाहर रहेंगी। उस समय फिर जगदीप जी और हम लोग मिलके नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एडीआर और बहुत सारे और संगठनों ने मिलके बहुत जबरदस्त एक संघर्ष किया था, सड़कों पे सब जगह संघर्ष था, बहुत हमने कॉलम्स लिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस की, हम जाके पॉलिटिकल पार्टी से मिले और ये हम रोक पाए ये वाला जो अमेंडमेंट जो ये लाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जीत रही भारत के लोकतंत्र में वो था जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और उसमें भी जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि वोटर्स के पास राइट टू नो होना चाहिए कि कौन इन पार्टीज को चंदा दे रहा है, कौन इन पार्टीज को पैसा दे रहा है। उसमें भी जगदीप जी की एक बहुत ही अहम भूमिका रही थी, एडीआर लीड पिटिशनर थे, उसमें कॉमन कॉज भी पिटिशनर थी, उसमें इनफैक्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये भी था कि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट भी एक पिटिशनर थी, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज वर द ओनली पार्टीज जिन्होंने बोला कि हम इसमें से पैसा नहीं लेंगे और इनफैक्ट वो सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े। और मुझे याद है कि उस समय पे कई बार हमारी बात होती थी जब पिटिशन फाइल हो रही थी, जब उसके ऊपर नई निकल के आती थी जानकारी, उसमें खास करके अंजलि भारद्वाज और लोकेश बत्रा जी ने आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे अहम जानकारी निकाली थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उस केस में वो फाइल भी हुई थी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन मना कर रहा था कि आप इस टाइप के सीक्रेट फंडिंग मत लाइए, हम लोग भी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के गवर्नर उस समय के उर्जित पटेल वो चिट्ठी लिख के बोल रहे थे कि यदि आप ऐसी कोई स्कीम लाएंगे तो इससे तो ब्लैक मनी और बढ़ेगा, इससे काउंटरफीट करेंसी बढ़ेगी, इससे स्मगलिंग बढ़ेगी अक्रॉस बॉर्डर्स। और उन्होंने खास करके ये भी बोला अपनी चिट्ठी में कि इस समय पे जब आप एक जगह तो डिमोनेटाइजेशन कर रहे हो, लोगों को लाइनों में खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ऐसे सीक्रेट फंड्स कैसे ला सकते हैं। बहुत लंबी लड़ाई चली और मुझे पता है कि जगदीप जी एक्चुअली काफी उससे कंसर्न भी थे कि सुप्रीम कोर्ट कितना ज्यादा समय ले रहा है, लेकिन बहरहाल 7 साल लग गए, लेकिन अंत में हमें जीत हासिल हुई और पूरा का पूरा ये जो स्कीम था ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद सारे डिस्क्लोजर्स भी निकाले गए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। इनफैक्ट आत्मजीत जी, मुझे याद है अभी जून के ही महीने में मेरी कुलीग अंजलि भारद्वाज और मैं जगदीप जी के साथ एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में बैठे हुए थे जिसका नाम है जानने भी दो यारो, और हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे ही बात कर रहे थे। और मैं उनसे कुछ डिस्कस कर रही थी जहां पे मैंने बोला कि देखिए इलेक्शन कमीशन का ये जो हाल ही में एक जवाब आया है ये थोड़ा मिसलीडिंग है, ये ठीक से जानकारी नहीं देता। तो उन्होंने मुझे चुप कराया और उन्होंने बोला आप सीधा बोलिए कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। तो ये जो एक उनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट तरीके से वो बोलते थे कि भाई डोंट बीट अराउंड द बुश, जो हो रहा है सीधा उसको आप सीधे तरीके से बोलिए। और हमेशा बड़े एक ह्यूमर के साथ, एक विटी तरीके से, बहुत एनर्जी के साथ अपने सब काम करते थे। और पिछले महीने इनफैक्ट बैंगलोर वो गए थे एक पब्लिक मीटिंग के लिए, और वहां पे पब्लिक मीटिंग के एक दिन पहले ही बहुत बुरी तरह गिरे और शोल्डर का, राइट शोल्डर का उनका फ्रैक्चर हुआ। उसके बावजूद उन्होंने उस पब्लिक मीटिंग में भाग लिया। और यदि जो आपके व्यूअर्स है वो देखेंगे उस वीडियो की रिकॉर्डिंग, तो कितने इंथ्यूजियाज्म, कितने फायरी तरीके से, कितने एक मतलब जो बिल्कुल कमिटमेंट है उनकी, डीप कमिटमेंट वो नजर आ रही थी उसमें। उनका पूरा हाथ ऐसे बंधा हुआ था एक स्लिंग में, उसके बावजूद, और बहुत दर्द में थे उसके बावजूद उन्होंने ये किया। और आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते तक वो पब्लिक मीटिंग्स और मीडिया के साथ बात कर रहे थे एसआईआर पे। और मुझे ये भी लगता है कि पिछले कुछ सालों में जगदीप जी
देश के हालात देखते हुए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बियॉन्ड भी बहुत सारे इश्यूज से कंसर्न थे। जैसे जब जो बिल्किस बानो के जो केस में जो जिनका गैंग रेप हुआ था गुजरात राइट्स के समय, उनके कॉन्विक्ट्स को जब रिमिशन मिला, तो ही वाज वन ऑफ द पिटिशनर्स टू द सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट मैं कुछ मैसेजेस देख रही थी, तो कुछ साथियों ने तो बोला दैट ही वाज द ओनली मेल पिटिशनर इन दैट केस। तो उनको इन सब चीजों से भी, और खास करके जो इलेक्शन कमीशन का रवैया, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का रवैया बन गया था पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर उनको बहुत चिंता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हम सबको नजर आ रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या फिर जितने भी ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स है, वो तो सब इसी दायरे के अंदर चलते हैं कि देश में बाकी सब क्या हो रहा है। मुझे याद है जब कोविड शुरू हुआ था देश में और लॉकडाउन लगा दिया था सरकार ने 4 घंटे के नोटिस पे, जिसमें कि सरकार ने कुछ नहीं सोचा कि जो 90% लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो सुबह जो कमाते हैं उसी से शाम को अपने परिवार को खाना देते हैं, उनका क्या होगा। प्रधानमंत्री ने तो बड़ी सी स्पीच में बोल दिया कि डरिए मत, आपकी जितनी भी नेबरहुड ग्रोसरी शॉप्स है वो सब खुली रहेंगी। शॉप्स तो खुली रहेंगी, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो इनफैक्ट जगदीप जी उस समय जुड़े हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज के साथ, और एक केस फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क आदेश दिया कि 8 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर और माइग्रेंट लेबरर्स को राशन देना चाहिए सरकार को। तो मुझे लगता है कि ही वाज अ ट्रू वॉरियर ऑफ डेमोक्रेसी। हर समय चिंता रहती थी कि देश में क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, कैसे उसके साथ लड़ सकते हैं। और जब भी मैं उनके साथ मैसेजिंग करती थी या फोन पे बात होती थी, हमारी यही बात होती थी कि देश में जो हालात है उनके ऊपर हम लोग कैसे आवाज उठा सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। और कई अभी अनफिनिश्ड बैटल्स हैं आत्मजीत जी, जो जगदीप जी ने शुरू करी थी, और मुझे लगता है as co-travelers and as colleagues and as people who believe in strong democracy, हमें उन बैटल्स को आगे ले जाने की जरूरत है। एक जो बड़ी चीज अभी भी जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो है जो सिलेक्शन कमेटी थी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्राइम मिनिस्टर, एलओपी और सीजेआई को मिलकर अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। मोदी सरकार फटाफट एक कानून ले आई जिसमें उन्होंने सीजेआई को रिप्लेस कर दिया विद द मिनिस्टर। तो इसके ऊपर एडीआर ने केस फाइल करा था, वो अभी तक पेंडिंग है। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई लाने के तहत जो वो वाला एक स्ट्रगल है वो पेंडिंग है। एसआईआर पे कितनी जोरों से जगदीप जी आवाज अपनी उठा रहे थे, एडीआर उसमें लीड पिटिशनर है, वो पूरा मामला पेंडिंग है। और मुझे लगता है कि बेस्ट जो तरीका है टू रिमेम्बर हिम और एक अपनी श्रद्धांजलि देने का यही होगा कि ये जितने सारे कॉजेस थे और भी जितने ऐसे चिंताएं हैं लोकतंत्र को लेके, उन सबको हम आगे ले जाने की उनका पूरा मिशन में उसमें जुड़े और ये पूरी लड़ाइयों को आगे लेके जाएं। आपने 10 मिनट में उनका जो कहते हैं ना इंडेक्स बनाना, इंडेक्स तो आपने बना दिया, क्योंकि किताब तो बहुत मोटी है और उस किताब के पन्ने भी कई हैं, तय भी कई हैं, पर आपने जो एक इंडेक्स दिया, उस इंडेक्स से कुछ तो हमारे दर्शकों को आइडिया लग जाएगा। एक सब्जेक्ट मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा उनका जो प्रोफाइल पेज था, उस पे जीडी अग्रवाल और गौरी लंकेश के बारे में उन्होंने बड़ा एक मैसेज जो है बोल्ड में लिखा था, आई विल नॉट फॉरगेट गौरी लंकेश एंड डॉक्टर जीडी अग्रवाल, एंड ही वाज टोटली अगेंस्ट कम्युनल एट्रोसिटीज, जिसमें आपने बिल्किस बानो का जिक्र किया। तो आज भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। गौरी लंकेश को जिन्होंने मारा उनको सजा नहीं मिली, और बहुत सारे ऐसे कम्युनल हेट्रेड, वायलेंस, राइट्स, चाहे वो सिख जेनोसाइड हो, चाहे वो और चीजें हों, या अभिव्यक्ति की आजादी हो, भीमा कोरेगांव का केस हो, अनगिनत केसेस हैं जो सिविल लोगों पर सरकारों द्वारा किए जाते हैं। शर्जील इमाम का केस है, उसके उमर खालिद की बेल एप्लीकेशन 2:30 बजे सुबह मास्टर ऑफ रोस्टर जो है अंजारा साहब की कोर्ट में लगा देते हैं, और आपने देखा बेला त्रिवेदी के बाद अंजारा साहब और अब विपुल पंचोली साहब गुजरात से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वाया अदर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। तो ये जो एकाधिकार एक स्पेसिफिक राज्य का, देश की ब्यूरोक्रेसी, आप ब्यूरोक्रेसी में जित टॉप पोस्ट देख लें, सब एक ही काडर के लोग, तो ये ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, और संस्थाएं हो, मीडिया हो, ये 4 पिलर्स कहा जाते हैं इस देश के। और अगर वो 4 पिलर्स एक ही एकाधिकार उनका रहेगा,
तो इंसाफ की उम्मीद कैसे रखेंगे? अब चूंकि वो केस सुबह 2 बजे लग गया तो उन्होंने कहा कि 19 को सुनवाई होगी, हम पढ़ तो लें एप्लीकेशन क्या है उसमें क्या नहीं। और ये बेल एप्लीकेशन आज की नहीं है, हाई कोर्ट में ये बेल रिफ्यूज कर दी गई। और क्या था? हेट स्पीच। तो अभिव्यक्ति की आजादी, जिस तरीके से नेपाल में आपने देखा जेन जी, उनका सोशल मीडिया बंद किया तो वो लोग सड़क पे उतर आए, कुछ ऐसा ही माहौल भारत में भी बन रहा है? मेरा आपसे सवाल। जी, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि जगदीप जी की जो पूरी जर्नी को अगर हम ट्रेस करें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से शुरू होके, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुद्दों पे वो आ गई और वो जर्नी एक्सपैंड होती गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश एक बहुत मुश्किल समय पे गुज़र रहा है। मुझे याद है जब वो रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें कि वो रेज़ कर रहे थे ये क्वेश्चन्स कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया था बाय द हेड ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन बृजभूषण। तो उस समय जब रेसलर्स जब जंतर मंतर पे बैठे हुए थे और किस तरीके से पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही थी, उन पे उनको किस तरीके से घसीट घसीट के ले जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज डाला एक न्यूज स्टोरी के साथ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि एंग्री एंड सैड, कि गुस्सा भी आता है और बहुत दर्द भी होता है। तो उन्होंने मुझे वापस लिखा कि मेरे एग्जैक्टली यही सेंटिमेंट्स थे कि एक जगह इतना डिसअपॉइंटमेंट और इतनी उदासी होती है, लेकिन दूसरी तरफ इतना गुस्सा आता है कि जब हमारे देश की ओलंपिक विनर्स महिलाएं सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ हुआ, उस समय जो सत्ता में है वो उनकी बात सुनने की जगह केवल इसी चीज में लगे हुए हैं कि अपने नेता को किस तरीके से बचाया जाए। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत हमें, मतलब उनको भी बहुत अंदर से दर्द होता था कि देश में हो क्या रहा है। हमने देखा कि इनिशियली जब जैसे आरटीआई भी आया तो उससे बहुत विक्ट्रीज मिली, एडीआर का जिस टाइप का काम होता था, इनफैक्ट पहले तो इलेक्शन कमीशन काफी उनके साथ कोऑपरेशन में काम करता था। और मुझे लगता है कि जो हमने देखा डिक्लाइन सारे इंस्टीट्यूशंस में, उनको लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि पार्लियामेंट भी किस तरीके से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का तो रवैया देख के हैरान रहते थे हम सब लोग। इनफैक्ट 2019 के इलेक्शन के बाद एक सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस गठित किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस लोकुर। उसमें भी मुझे मौका मिला जगदीप जी के साथ काम करने का, और उसमें पूरा हमने डॉक्यूमेंट करा कि किस तरीके से जो एक रेफरी होना चाहिए, जो एक अंपायर होना चाहिए मैच का, वो कैसे दिख रहा था कि एक तरीके से पार्टिजान एक्शन लेते हुए कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके सब लीडर्स को तो क्लीन चिट मिल जाती थी, और जो ऑपोजिशन पार्टीज होते थे उनके ऊपर जबरदस्त एक्शन लिया जाता था। और ये केवल सिविल सोसाइटी नहीं बोल रही थी, ये तो खुद मिस्टर अशोक लवासा जो एक इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बोला कि हम ये कर क्या रहे हैं। और उन्होंने जब डिसेंट नोट जारी करे तो वो डिसेंट नोट लिखे भी नहीं गए। मुझे लगता है कि अगर हम देखें कि किस तरीके से पहले इंस्टीट्यूशंस सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के साथ मिलके एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ओर आगे बढ़ते थे, और फिर उन्हीं एक्टिविस्ट के ऊपर, याद रखिए आत्मनीत जी, कि जगदीप जी का नंबर वो पेगासस की लिस्ट में पाया गया था, यानी कि सरकार उनके ऊपर सर्वेलेंस कर रही थी। तो किस तरीके से एक ये तरीका है वेयर यू लुक एट पीपल जो कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, यू लुक एट देम एज एंटी नेशनल्स, आप उनको एज एनिमीज मानते हैं, उनके ऊपर आप सर्वेलेंस करते हैं, हर टाइप के केसेस फाइल होते हैं। एडीआर जब भी, जैसे एसआईआर के भी केस में इलेक्शन कमीशन ने पहले सब्सटैंटिव कोई रिबटल नहीं दिया एडीआर की पिटीशन को, उन्होंने एडीआर को अटैक करा कि ये फलानी ऐसी संस्था है, इनकी आप बात मत सुनिए। मुझे लगता है इट इज शोइंग द डिक्लाइन इन द डेमोक्रेटिक फैब्रिक अराउंड अस की जब कोई कंसर्न्स उठा रहे हैं, वो कंसर्न सुनने की जगह आप मैसेंजर को शूट कर रहे हैं, कि शूटिंग द मैसेंजर, कि आप चुप रहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है। और वही पुरानी बात है कि दिल्ली में बैठ के आप कैसे हस्तक्षेप करें। अरे जब कुछ दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, जब पता चल रहा है कि आप वो लिस्ट ही नहीं देना चाह रहे कि कौन 65 लाख लोग हैं जिनको आपने हटा दिया, उसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे लगता है पीपल लाइक जगदीप जी हु केप्ट एक्सपेंडिंग अपना दायरा बेस्ड ऑन कि देश में क्या हो रहा है, दिल बी सोरली मिस्ड। और वो बिल्कुल फेयरलेस थे, मतलब जब भी उनसे बात भी होती थी, और हम लोग साथ में एक और संगठन है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके वो सदस्य हैं, और मैं भी उनके साथ मैं उस संगठन की मदद करती हूँ बहुत। तो जब भी मीटिंग्स होती थी तो वो एकदम निडर होके, फेयरलेस होके, बिना ये सोचे हुए कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है पर्सनली, एकदम खुल के अपनी बात रखते थे। एंड आई थिंक बहुत एक वैक्यूम
होगा उनके जाने के बाद देश में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस माहौल में जहाँ पे इतना एक तरीके से डर फैलाया जा रहा है। आपने बात की कि इतने लंबे लंबे इनकार्सरेशन हो रहे हैं विदाउट ट्रायल, दिल्ली राइट्स के केस में, उमर खालिद केस में, और सब में किस तरीके से हेट स्पीच बढ़ती जा रही है। और वो आपने जो उनकी डिस्प्ले पिक्चर दिखाई, वो फेसबुक पे उनकी डिस्प्ले पिक्चर है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा गौरी लंकेश और जीडी अग्रवाल को। जीडी अग्रवाल वो थे जो फास्ट पे बैठे थे और गंगा को लेकर, और उनकी फिर सरकार ने उनकी कुछ मतलब बिल्कुल मांगे नहीं सुनी, उनके साथ बिल्कुल भी इंगेज भी नहीं किया, और अंत में उनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। और गौरी लंकेश का तो जैसे हमें पता है कि उनकी किस तरीके से मर्डर किया गया था, और बिल्कुल एक रैशनलिस्ट थे जगदीप जी। इवन हिज डिसीजन इन हिज डेथ टू डोनेट हिज बॉडी फॉर मेडिकल रिसर्च, इट शोज कि बिल्कुल एक रैशनैलिटी से सोचते थे, साइंटिफिक टेम्पर था उनमें। एंड आई थिंक वी रियली गोइंग टू मिस पीपल लाइक हिम, क्योंकि जो समय है इस समय हमारे देश का, ये मुश्किल समय है जहाँ पे कि जो लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं उन पे अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। हम देखते हैं कई जगहों पे फॉल्स केसेस भी फाइल हो रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस। आई मीन पर्सनली आल्सो फॉर मी इट्स अ ह्यूज लॉस, बिकॉज ही वाज अ गुड फ्रेंड एंड ऑलवेज समवन अवेलेबल रहते थे बातचीत करने के लिए। जैसे आपने बताया एक मीटिंग में तो हम लोग साथ में ही थे जिसमें हम ईवीएम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ऑल्सो नेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। देखिए, बहुत लोगों को मिलवाना और सही लोगों को सही लोगों से मिलवाना शायद उनकी एक खूबी रही होगी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। तो जिन लोगों को मैं आगे काम दे के जा रहा हूँ, शायद वो लोग मिलके काम करेंगे। तो ये प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए कि जो काम वो अधूरा छोड़ गए, उस काम को शायद अब हम लोग अपने लाइफ टाइम में पूरा करने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसे लोगों को आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाएँ, वो आगे उसको सँभालें। यही एक बड़ा मैसेज आता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एडीआर में 3 या 4 लोगों ने एडीआर बनाई थी। मैं तो खैर जगदीप छोकर साहब को ही जानता हूँ, क्योंकि चोकर साहब से ही मेरी बातचीत होती थी, बाकी और लोग भी होंगे। तो आगे अब एडीआर का काम कौन देखेगा? इस पर नहीं, आपका क्या कहना एडीआर तो एडीआर के तो काफी अपना एक सेटअप है। जैसे मैं एडीआर के साथ मैंने कभी फॉर्मली काम नहीं करा, मैं बाकी संगठनों के साथ, लेकिन हम सब मिलके तो काम करते थे। पर जैसे एडीआर में त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, वो उन्हीं के साथ एक प्रोफेसर थे, और भी जी, लोग हैं, जनरल वर्मा हैं, अनिल वर्मा। तो उनका एक अनिल पूरा वर्मा। सेटअप है। लेकिन ये सही बात है कि एडीआर पे भी बहुत एक प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस टाइप का वो काम उठाते हैं, तो वो सरकार को अच्छा नहीं लगता, और इसलिए बहुत उनके ऊपर भी प्रेशर्स हैं। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि एडीआर के जो हमारे साथी हैं और दोस्त हैं वो जरूर संभालेंगे आगे चलते हुए भी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जगदीप जी एक तरीके से पब्लिक फेस थे उस पूरे संगठन के, और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, बहुत समय भी देते थे, बहुत सोचते थे, बहुत हम लोग डिस्कशंस भी सब लोग आपस में करते थे। तो वो एक जो एक पर्सनैलिटी भी होती है कि जैसे आपने बोला कि सही लोगों को आपस में मिलवाना, इंश्योर करना कि कोई मिलना चाह रहे हैं तो उनसे जरूर बात करना। तो मुझे लगता है कि ये काफी मतलब इररिप्लेसेबल टीम्स टीम्स लॉस क्रिएट करना टीम्स क्रिएट है। करना बिल्कुल, श बिल्कुल। टीम्स क्रिएट करना ताकि ये लोग आपस में मिलकर शोध कर अपना काम भी कर सकें। इनफैक्ट आपने पेगासस की बात की तो प्रणंजॉय ठाकुरता का नाम मेरे को याद आता है। खोजी पत्रकारिता पे डीपीडीपी एक्ट पे हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं कि खोजी पत्रकारिता को डीपीडीपी एक्ट के तहत कैसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और पेगासस पे आपने बात की तो ज़ाहिर तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ क्या हुआ, बीबीसी हिंदी के साथ क्या हुआ, और जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, उनको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। और जो आपने आज बात बताई, एक मुझे एक नया पहलू उनके बारे में पता लगा कि ही वाज़ अ फेमिनिस्ट। मैंने कभी इस बात पे गौर नहीं किया, क्योंकि हम लोग बात करते थे सीरियस इश्यूज पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, ईवीएम्स पर, और चीज़ों पर, पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर, कि कैसे कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं कहाँ चूक रही हैं, कहाँ उनको बीजेपी को घेरना चाहिए। तो इन तमाम बातों पर हम लोग बात करते थे, पर मैंने उनका कभी फेमिनिस्ट साइड नहीं देखा। तो वो आप ही बता सकती हैं, क्योंकि आपने उनको क्लोजली देखा, और बीइंग अ फ्रॉम द जेंडर यू नो बेटर। मैंने बिल्किस बानो तो समझा, पर मैंने आज जब गौरी लंकेश की बात देखी और जब आपने और चीजें बताई, तो एक नया पहलू मुझे उनके बारे में लगा। आई होप हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड हमारी दिवंगत आत्मा को ईश्वर
अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी जिसमें आप बिलीव करते हैं उनको शांति दे। आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए अमृता जौहरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।